नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। ईरान का युद्ध कब खत्म होगा, इसको लेकर अभी किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा था, कल देर शाम, कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। कितने हफ्ते में खत्म होगा ये पता नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिस तरीके से बंद पड़ा हुआ है, गैस की और जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन गैस का संकट एक बहुत बड़े संकट के रूप में हमारे देश में यानी कि भारत में उभर रहा है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे लखनऊ हो, तमाम जगह से ये खबरें आ रही हैं कि जो होटेलियर्स हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, क्योंकि वो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर उनका पूरा बिजनेस निर्भर करता है और उसकी ना केवल शॉर्टेज है बल्कि कीमतें भी उसकी बढ़ गई हैं और अब उसके सप्लाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि उन्होंने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो कि सिलेंडर का वितरण कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो देखेगी, लेकिन जमीन पर बहुत सारी दिक्कतें इस समय सामने हैं। और आप ये सोचिए कि जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि इससे संबंध रखते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे फिर गिग वर्कर्स हो, जो स्विगी जोमेटो जैसे जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी इससे प्रभावित होंगे। और सरकार ने ये कहा कि हमने एस्मा लागू कर दिया है ताकि जो गैस का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन क्या इतना काफी होगा? आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी से एक बैठक, एक रिव्यू मीटिंग किया था। उस रिव्यू मीटिंग में क्या निकला है, लेकिन जगह जगह से इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है कि सरकार के जो दावे हैं और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस जमीनी हकीकत को सरकार छुपा रही है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्या केवल एस्मा लागू करने से इस गैस के संकट से सरकार निपट सकती है? और तीसरी, कि हकीकत क्या है इस गैस के संकट की? अभी कितने दिन और चलेगा? मान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ऐसी भी खबरें आ रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया जाएगा, तो अगर खोल दिया जाएगा तो क्या तुरंत ये सारा संकट दूर हो जाएगा? क्योंकि कई ऑयल रिफाइनरीज हैं वो बंद भी पड़ी हुई हैं, और खासकर जो कतर की रिफाइनरी है। तो ऐसे में ये कितना बड़ा इस समय पूरे देश के सामने गैस का संकट खड़ा हो गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा जी हैं। प्रोफेसर बिजॉन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और मनीष कुमार, द फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट, और जो कि इस खबर पर पैनी नजर बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। मैं मनीष से शुरू करूंगी कि मनीष, आज भी प्रधानमंत्री ने एस जयशंकर और हरदीप पुरी के साथ एक रिव्यू मीटिंग ली थी, उसमें क्या कुछ हुआ? सरकार इस समय क्या बता रही है कि कितना बड़ा संकट है? देखिए नीलू जी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज कैबिनेट की बैठक भी थी। कैबिनेट की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों को ये हिदायत दी है कि वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है काम करें इसमें, और जनता को कोई तकलीफ ना हो वो सुनिश्चित करें। इसके बाद एक अलग से बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री, आपने खुद बताया, पेट्रोलियम मंत्री भी वहां पे मौजूद थे और उनके साथ चर्चा की गई। लगातार पेट्रोलियम मंत्रालय जो है, देखिए, औपचारिक तौर पे बयान जारी करके तो कुछ नहीं बता रहा, लेकिन सोर्सेस के हवाले से लगातार खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये आश्वासन दिया जा रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कि एलपीजी का संकट जो है, कमर्शियल गैस जरूर उसमें कटौती हुई है, लेकिन घरेलू जो गैस की जो सप्लाई होती है उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, ये सरकार आश्वस्त कर रही है। तीनों पेट्रोलियम जो सरकारी रिफाइनरी कंपनियां हैं उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है और वो ये तय करेंगी कि किस इंडस्ट्री को, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, उनके पास से जो आवेदन आएगा उनको किस तरीके से कमर्शियल गैस जो है उनको आवंटित करना है। ये कमेटी वो तय करेगी। अगर किसी को शिकायत है होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को, तो वो उनके पास जा सकते हैं। पर ये तो हम कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, सभी जगह क्राइसिस, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी क्राइसिस शुरू हो चुका है। गुड़गांव में भी अब बताया जा रहा है कि वहां पे संकट है। लेकिन अब जो घरेलू सिलेंडर है उसकी भी दिक्कतें छोटे छोटे शहरों से निकल कर आ रही है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जहां पे लोगों ने कनेक्शन के लिए जो है नया सिलेंडर रिफिल के लिए अपना बुकिंग करा रखा है, लेकिन उनको डिलीवर नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम शिकायतें निकल कर आ रही है। सरकार बार बार, आज देखिए संसद में भी इस बात का मुद्दा आज गौरव गोगोई ने लोकसभा में उठाया, प्रियंका गांधी ने सदन के बाहर उठाया। लगातार विपक्ष इस पर सरकार से बयान की मांग कर रही है।
लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर बताई जा रही है, लेकिन कुछ औपचारिक तौर पर कि क्या हो रहा है, इससे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर स्पष्ट कुछ भी सरकार नहीं बता रही है। और देखिए क्राइसिस तो लगातार बढ़ता जा रहा है। कच्चे तेल की मान लीजिए हम रूस से अगर इंपोर्ट भी कर लेते, लेकिन गैस कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से एलपीजी लाने की बात है, लेकिन उसमें काफी वक्त लगेगा। तो और ना हमारे पास कोई ऐसा कोई स्टोरेज कैपेसिटी एलपीजी को लेकर है जहां पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये तमाम क्राइसिस यहाँ से बढ़ता जा रहा, लेकिन ये एक जिस तरीके से ट्रम्प के बयान आ रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अभी मैं आपसे जब वार्तालाप कर रहा हूँ तो $92 $91 पर आ गया, जो कल हमने देखा $120 पे चला गया था। तो कहीं एक संकेत मिल रहे हैं कि क्या ये क्राइसिस खत्म होगा, लेकिन एलपीजी सिलेंडर को लेकर संकट बना हुआ है, खासतौर से कमर्शियल। दिल्ली के होटल्स ने कहा है कि जो एसोसिएशन की आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए, कम से कम कुकिंग करिए। और लेकिन ये क्राइसिस देश में कई शहरों में अब देखने को मिल रहा है नीरू जी। कुछ अपने ही देश में नहीं, बल्कि सिद्धार्थ मैं अब आपके पास आती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, जैसे कि बांग्लादेश, जो बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट है गैस के लिए भारत पर, उन देशों से भी ऐसी खबरें आ रही है। जैसे बांग्लादेश से ये बताया गया कि कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है ताकि वो पावर को सेव कर सके। कुछ इसी तरीके की किल्लत की खबरें पाकिस्तान से भी आ रही हैं। क्या ये एक रिपल इफेक्ट हो सकता है जो पूरे रीजन में इस समय एक बड़ा गैस का संकट खड़ा हो सकता है? जी सिद्धार्थ। जी देखिए, भारत पर जो गैस का संकट है वो असली है, काफी दिनों तक ये रहेगा और ये भाजपा की आ बैल मार नीति के कारण ये पूरी तरह से कृत्रिम संकट है, ये आर्टिफिशियल संकट है। दूसरी बात, पड़ोसी देशों की आपने बात की, इंग्लिश में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे पास, मैं अमीर होऊंगा तभी तो दूसरों को दान दूंगा। यहाँ पर हमारे लिए ही खाने पीने की गैस नहीं है तो हम बांग्लादेश को क्या हो रहा है, पाकिस्तान को क्या क्या हो रहा है, वो जो अब उसके बारे में चिंता हमको करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हुआ यह है कि जिस तरह से अभी मनीष भाई ने भी कहा कि एलपीजी की कमी के चलते पुणे शहर में स्मशान बंद कर दिए हैं, बैंगलोर चेन्नई में होटलों में सिलेंडर बंद है। बस अब इतनी ही कमी है कि रात में 8 बजे मोदी जी आए और टीवी पर बताएं कि सौर ऊर्जा से खिचड़ी बना के हम लोगों को कैसा खाना चाहिए। बस ये एक थोड़ी सी राय दे देंगे तो हम भी अकल से सौर ऊर्जा से खिचड़ी बना के खाना शुरू करेंगे। क्योंकि भाजपा की ये आदत है कि हर वर्तमान समस्या को कोई प्राचीन समाधान निकाल के ये बताते हैं। तो प्राचीन में किसी तरह से हमारे पूर्वज जो थे वो भी अपना खाना बनाते थे, उस समय तो सिलेंडर नहीं होता था, तो वो आइडिया दे देंगे तो कल से हम लोग भी शुरू कर देंगे। सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री जी खुद बोलते थे कि यहाँ पर तो नाली से गैस बनती है, तो इस देश में गैस की कमी कैसे है? सभी नालियों का ढक्कन खोलने का अभी तक ऑर्डर इन्होंने क्यों दिया है? सीधी सीधी बात है कि एलपीजी और एलएनजी ये दोनों चीज हमको क्या कहते हैं, हॉर्मुज की खाड़ी के थ्रू आज के तारीख में सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरब या कतर या हॉर्मुज की खाड़ी के माध्यम से ही हमको भारत में एलएनजी एलपीजी गैस आए। दुनिया भर में कनाडा भी एक ऐसा देश है जिसके पास गैस है, नॉर्वे भी ऐसा देश है जिसके पास गैस है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा देश है जिसके पास गैस है। ये सभी गैस हमको दे सकते हैं। तो हम अखंड भारत के नक्शे से बाहर खाड़ी में जो हो रहा है, तो हमारी ऊर्जा की पूर्ति तो अखंड खाड़ी के देश से बाहर से भी हो सकती है। हाँ, हमको नॉर्वे भी गैस दे सकता है। सिद्धार्थ, जो आप बाकी देश की बात कर रहे हैं, वहां से कोई पाइपलाइन नहीं है, यानी कि शिप करके वो पूरा गैस आएगी, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे, फिर वो लोगों में उसका वितरण होगा। ये कितना टीडियस प्रोसेस है। खरीदने को तो हम अमेरिका से भी सकते हैं। नहीं, ये गलत फहमी है कि गैस जो हमको दूसरे देशों से आता है वो पाइपलाइन से आता है। हमको कोई देश से पाइपलाइन से गैस नहीं आता। एलएनजी और एलपीजी रोज भारत को एक टैंकर चाहिए होता है, वो जहाज से आता है और गुजरात के पोर्ट्स पर उतरता है, उसके बाद भारत में वो पाइपलाइन से जाता है। लेकिन वो आता जहाज से, और सिर्फ 2 ही जहाज चाहिए रोज हमको। एक एलपीजी का जहाज हम इंपोर्ट करना पड़ता है हमको, एक एलएनजी का जहाज इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये सारी चीजें जो है, जहाज जो हमारे पास आते थे, ये जहाज हमको अभी तक हमको जो गैस देता था वो सऊदी अरब देता था, कतर देता था और कुवैत देता था। हॉर्मुज की खाड़ी क्योंकि बंद है इसके लिए वहां से वो चीजें हमको नहीं आ रही हैं। ठीक है, मान लिया। लेकिन गैस तो सिर्फ इन्हीं तीनों के देशों के पास नहीं है। जैसे मैंने कहा, कनाडा के पास गैस है, नॉर्वे के पास गैस है, ऑस्ट्रेलिया के पास गैस है। इन लोगों का हॉर्मुज की खाड़ी से कोई लेना देना नहीं है।
तो कितना आज अगर एक सिलेंडर सिर्फ आपको 2 ही टैंकर, आपको एक टैंकर एलपीजी और एक टैंकर एलएनजी दिन में आपको ये चाहिए, तो इन 3 देशों के अलावा आप दूसरे देशों से ले सकते थे, क्योंकि दूसरे देशों से भारत अभी तक क्यों नहीं ले पाया? युद्ध से 2 दिन पहले आप अगर इजराइल जाने के बदले 2 घंटे ज्यादा कनाडा के प्रधानमंत्री से दिल्ली में बात कर लिए होते, तो कनाडा आपको ये देने के लिए तैयार हो गया होता, अभी तक आपके यहाँ पहुंच गया होता। या फिर 13 फरवरी 2025 में आपने अमेरिका से जो महंगी ऊर्जा खरीदने पर दस्तखत कर दिए हैं, तो अमेरिका से मंगाकर अभी तक क्यों नहीं रख लिया था आपने? अभी तक आपको रख लेना चाहिए था, क्योंकि चाइना में तो इस तरह की गैस की समस्या नहीं हो रही है। या आपने, या फिर आज की ताजा खबर है, ईरान ने आज कहा है कि जो भी देश ईरान पर हमले की निंदा करेगा उसके लिए हम हॉर्मुज खोल देंगे। तो आप निंदा कर दीजिए और कल से गैस आपको आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि ये ऊर्जा, ये संकट तो गैस का असली है, काफी दिन लगेंगे इसको संभलने में, लेकिन ये संकट से आप पूरी तरह से बच सकते थे अगर आप इस चीज के बारे में ढंग से सोचे होते, आपको पता होता, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए होते कि हॉर्मुज की खाड़ी के अलावा भी जो देश हैं उनके साथ भी अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते, तो कम से कम आज क्या होगा, आज आप कनाडा से गैस मांगिएगा भी तो वो कहेगा मैं तो दूंगा, लेकिन लाइन में आपसे पहले जो देश खड़े हैं पहले उसको दूंगा और उसके बाद आपको दूंगा। इसका मतलब आपका नंबर आते आते 15-20 दिन लगेगा, उसके बाद वो गैस वहां से टैंकर चल के भारत आते आते फिर 15-20 दिन लगेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि गैस का संकट असली है, काफी दिनों तक रहेगा, इसकी पूर्ति भारत दूसरे देशों से कर सकता है। दिक्कत यह है कि इससे पहले वो कर लिया होता तो ये संकट नहीं आता, क्योंकि इन्होंने किया नहीं। ये इजराइल पहुंच गए, इजराइल ने इनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दिया कि 3.5 घंटे में हम खमेनी पर बम मारेंगे और 6.5 घंटे में ईरान सरेंडर कर जाएगा। इनको लगा जैसे हम सरेंडर किए हुए वैसे ईरान भी सरेंडर कर जाएगा, तो ये इनके हिसाब से खेल हुआ नहीं। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी बंद रखी है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ईरान 4 घंटा पहले ईरान ने कहा है कि क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी पर पूरा का पूरा कंट्रोल ईरान का है। ईरान का सिंपल सा एक बहुत साधारण सा कहना है कि जो भी देश मेरे ऊपर हमला हुआ उसकी निंदा करेगा, मैं उसके लिए हॉर्मुज की खाड़ी खोल दूंगा। तो सीधी सी बात है, आप निंदा कर दीजिए कि ईरान पर जो हमला हुआ वो गलत हुआ, कल सुबह से आपको गैस आना शुरू हो जाएगा। समस्या यह है कि भाजपा जाके गलत पाले में जाके क्योंकि बैठ गई है, इस पूरे के पूरे में हारते हुए घोड़े को इनको लगा कि ये हारता हुआ घोड़ा ही जीतने वाला है, पूरा का पूरा दाव उस पर लगा दिया। अब वो घोड़ा भाग गया है, ट्रंप नाम का घोड़ा युद्ध छोड़ के भाग गया है, वो अपना मैं जीत गया करके बैठ के कहीं दूसरी जगह चला गया है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में इस देश की जनता के लिए अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस शहरों में ये होगा। 2 मिनट अगले सेगमेंट में दीजिएगा, मैं तब तक एआई को पूछ लेता हूं कि किन किन शहरों पे क्या क्या समस्याएं आने वाली है। जी, अब मैं बिजॉन मिश्रा जी के पास आती हूँ कि बिजॉन, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उपभोक्ता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना बड़ा क्राइसिस है। और जो मैं पढ़ रही हूँ कि जो बुकिंग का विंडो है गैस सिलेंडर का, उसको बढ़ा दिया गया है, 21 दिन से बढ़ाकर उसको 25 दिन कर दिया गया है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे, कितनी जमीनी दिक्कतें कितनी हैं और क्या सच्चाई है, जो सरकार के दावे हैं और जो जमीनी हकीकत है वो क्या है? देखिए, हम लोग को कुछ तो सरकार के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उस तंत्र में बहुत ही जानकार लोग काम कर रहे हैं। डे टू डे वो लोग ध्यान रखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या उपलब्ध है, क्या उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पैनल मेंबर्स बताएं, उन लोग सब वो सारी चीज़ों से अवगत हैं। ये नहीं कि उनका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनका कोई एक स्ट्रैटेजी होता है, वो भी समझते हैं बात को कि किस ढंग से हमको इंपोर्ट करना चाहिए, किस ढंग से अपना स्टॉक्स मेंटेन करना चाहिए। हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होते हैं, तो अब हमको सबको ढंग से संतुलन लेकर बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। मेरा सबसे बड़ा जो ऑलवेज सरकार के साथ जो मतलब बातचीत में हम कहते रहते हैं पॉलिसी को लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, एक तो सच्चाई को सामने लाना पारदर्शिता के साथ। जैसे आप चैनल में बात कर रहे हैं, इस चैनल को, द फेडरल चैनल को हम चाहते हैं कि एक ऐसा क्रेडिबल चैनल बने कि वो भ्रामक रूप से लोगों को सूचना ना दें। लोग ऑलवेज विश्वास करें कि आप जो बोल रहे हो, क्योंकि आप एविडेंस के साथ बात कर रहे हो, आप आंकड़ों के साथ बात कर रहे हो, आप उस ढंग से बात कर रहे हो कि जहां पर आपके पास एक्चुअल सोर्स से आपके पास इंफॉर्मेशन है और डेटा है। आज हम एज ए कंज्यूमर हम विश्वास किस चीज को करते हैं? हम टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमको तुरंत
बताता है कि किस जगह पे कितने स्टॉक्स है, किस ढंग का है, कहां पर है, आप ट्रेस एंड ट्रैक भी कर सकते हैं, किस डीलर के पास कितने सिलेंडर्स हैं, तो वो डीलर ने किस ढंग से उसको वितरण किया, ये सारे। तो इसलिए जब हम कानून के मदद से जब हम एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का एक रोल बन जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि ये देखने के लिए कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सही ढंग से हो, कंज्यूमर अवेयरनेस एक प्रायोरिटी लेकर काम करें। उन लोगों को सारे रेस्टोरेंट, होटल ओनर्स, जिनको जिनको जो तकलीफ है उस तकलीफ को सुनना, आसानी से सुनना, सरल माध्यम से उसका निष्कासन करवाना, ये इनका जिम्मेदारी है। क्योंकि कानून के तहत रेगुलेटर्स बनते हैं, कानून के तहत लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं किस ढंग से उनको चलना चाहिए। तो मेरा जो शॉर्ट पॉइंट है कि एक तो मार्केट में पैनिक नहीं क्रिएट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंज्यूमर ऑलवेज ये चाहता है कि हम इनकन्वीनियंस में ना पड़े, हमको सप्लाई सही ढंग से हो, सही कीमत में हो, प्रॉफिटियरिंग ना करें लोग, ये मौका का फायदा ना ले लें। तो उस ढंग के लोगों को एक्चुअली क्रिमिनल्स जो लोग हैं उनको पकड़ के एक्चुअली एक्सपोज करना चाहिए। ये टाइम है कि सरकार को ये दिखाना कि हमारे पास तंत्र है जो सक्रिय रूप से इस सब क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। तो हम ऑलवेज ये समझते हैं कि सरकार के पास सारा विजय जी, जब कोविड चल रहा था तो कोविड के इस दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि सच्चाई को छुपाने की और ढकने की कोशिश की जा रही थी। तो आज ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, सरकार भी उतनी ही चिंतित है जितने कि उपभोक्ता चिंतित है, लेकिन इस चीज से हम कैसे इंश्योर करेंगे कि सरकार हमें सही जानकारी दे? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे आपने कोविड का भी एग्जाम्पल लिए। आप लोग सबको मालूम है कोविड के टाइम में कैसे सब लोग एकजुट होकर क्राइसिस को मैनेज किया और कई लाइव्स को सेव भी किए और कई चीज सही ढंग से हुआ। लेकिन हर जगह पे गलत लोग भी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक शीप, हर जगह पे होते हैं। हर जगह पे जो प्रॉफिटियरिंग करने के लिए उतर आते हैं, मौका ढूंढ के वो गलत काम करते हैं। लेकिन ये हम लोग का काम है, ये तंत्र का काम है उनको पकड़ना, उनको सजा दिलाना और उनको एक्सपोज करना। यही तो तंत्र का काम है। और क्या काम है? रेगुलेटर का तो और कोई काम ही नहीं है कि अब आपको क्रिमिनल्स को पकड़ना है। और उस भरोसा, उस ट्रस्ट, उस क्रेडिबिलिटी को जीतने के लिए आपको एक एविडेंस क्रिएट करना जरूरी होता है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोगों को, जो आप लोग मीडिया में हैं, आप प्लीज सरकार से वार्तालाप करना शुरू कीजिए, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स। उनसे मांगिए, आंकड़े मांगिए। उन लोग आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हैं? उन लोग क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? उन लोग क्यों नहीं एक सैंडल पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? उन लोग क्यों नहीं पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं कि किस शहर में, किस जगह पे, किस गोडाउन में कितने सिलेंडर्स हैं, क्या नहीं है? आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है और मैं ये चीज मनीष से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मनीष ट्रैक कर रहे हैं मिनिस्ट्री को। मनीष, कितनी क्लैरिटी है? जो भी सरकार इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है उसमें क्लैरिटी कितनी है? क्या लोगों को पता है कि रोज का एक बुलेटिन जारी इस समय होना जरूरी है, या कोई एक प्रेस ब्रीफिंग जरूरी है रोज के मद्देनजर, कि भाई लोगों को पता चल सके कि ये कितना बड़ा संकट है, सरकार इसको किस तरीके से हैंडल कर रही है? खाली ये कह देना कि सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है, और सूत्र कई बार गलत भी हो जाते हैं, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा, और अभी ईरान के युद्ध के दौरान कितनी झूठी खबरें सूत्रों के हवाले से प्लान कराई गई हैं वो भी हमने देखा। तो आज हम कैसे विश्वास करें कि सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है और उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों को कुछ बात बताई है सरकार ने? देखिए नीलू जी, ऑफ रिकॉर्ड जरूर ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि तमाम राज्यों को कहा गया है, क्योंकि एस्मा अब लागू हो चुका है और एस्मा कानून इसीलिए लागू किया गया है कि जमाखोरी जो है किसी भी वस्तु की वो कोई ना कर सके। आपको पता है कि कमर्शियल सिलेंडर अवेलेबल नहीं है रेस्टोरेंट, तो ये संभावना है, सरकार को भी इस बात का डर है कि जो घरेलू सिलेंडर है उसका डाइवर्जन शुरू ना हो जाए, और इसीलिए 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन बुकिंग का समय किया गया है, क्योंकि लोग धड़ल्ले से बुकिंग कर रहे थे। तो ये एक सरकार ने एक पॉलिसी लेवल पे ये एक फैसला लिया।
राज्य सरकारों में मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में आज एक बैठक हुई है कि वहां पे किसी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसको रोका जा सके, वहां पे सप्लाई जो है सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ऑफ कैमरा ब्रीफिंग में सोर्सेज के हवाले से खबरें दी जा रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर जो जनता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेट्रोलियम मंत्री को खुद सामने आकर इस संदर्भ में बातचीत करनी चाहिए, वो अभी तक सरकार की तरफ से, किसी भी मंत्रालय की तरफ से ये नहीं देखने को मिला है। तो ये एक बात है जिसके कारण अविश्वास, या आप कह सकते हैं कि जनता में एक असमंजस की स्थिति है कि ये स्थिति कब तक पैदा, अगर क्या ये खतरनाक रूप लेगी, क्या उनको अगर जिस समय वो बुकिंग करेंगे उनके घर पे सिलेंडर डिलीवर होगा। रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को जो इतना ज्यादा पूंजी निवेश करके रेस्टोरेंट होटल चला रहे हैं, क्या उनको अगर कमर्शियल सिलेंडर, क्योंकि वो तो डोमेस्टिक सिलेंडर में खाना नहीं पका सकते, वहां पे बैन है, अगर वो करते हैं तो उनके यहाँ छापेमारी होगी तो शायद किसी की अरेस्टिंग हो जाए। तो इसलिए उनको अगर मांग के मुताबिक अगर कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं होगा, तो ये कमेटी बनाई है पेट्रोलियम तीनों रिफाइनरी कंपनियों ने, लेकिन देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकल कर आता है। और निश्चित तौर पे जैसा बिजॉन सर ने बताया भी कि राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करके केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और कम से कम घरेलू उपभोक्ताओं को, क्योंकि आप 87% जो गैस एलपीजी जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, 13 से 14% कमर्शियल सिलेंडरों में फिलिंग होती है। तो ज्यादातर घरेलू उपभोक्ता हैं, तो उनको किसी तरह का कष्ट ना हो, सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है। लेकिन रेस्टोरेंट उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है जो पैरेलल बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अगर इस तरीके से गिग वर्कर्स जो स्विगी जोमेटो के जरिए कोई खाना मंगाना चाहेगा, रेस्टोरेंट से ही वो लेके जाएंगे, अगर वो अगर खाना पकाना बंद कर देंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो वो बेचारे गिग वर्कर्स क्या करेंगे। तो ये तमाम संकट है, इन सभी बात को सरकार को एड्रेस करना होगा कि किसी को इससे चलकर तकलीफ न हो। ठीक है, अब मैं अंत में सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, जो बात अभी मनीष कह रहे थे कि भाई ये ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स हो रही है, सवाल ये कि ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स इस समय क्यों हो रही है? ऑन रिकॉर्ड भी तो चीजों को बताया जा सकता है, या सरकार कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है और ऑन रिकॉर्ड नहीं बताएगी लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग होगी? ये तो वही बात हो गई कि आदमी जैसे कोई सेलिब्रिटी बीमार हो जाए और ऑफ द रिकॉर्ड बताया जाए, लेकिन जो सरकार एक बुलेटिन जारी होता है रोज, उस तरीके की चीज क्यों नहीं सरकार कर सकती? भाई ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए, ज्यादा सहूलियत के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सिंपल सवाल। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड जब बोलते हैं तो झूठ हम बोल सकते हैं, कल को कोई पकड़ेगा नहीं। ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोल देते हैं तो पकड़ में आ जाता है। जब हम कहते हैं कि हमको सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, तो 6 मार्च को भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया। मतलब 4 दिन पहले आप पूरे भारत को कह रहे थे कि भारत पे ऊर्जा संकट नहीं है, 4 दिन के बाद आप लोगों को कह रहे हैं कि आपको 25 दिन से पहले सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप ऑन द रिकॉर्ड आप जब बोलने लगते हैं तो आपका झूठ पकड़ा जाता है 4 दिन में। इसीलिए अब ऑफ द रिकॉर्ड जाने की बात कर रहे हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड की बात नहीं है, यहाँ पर किसी को सरकार पे भरोसा या बेभरोसे की बात नहीं है। सरकार पर भरोसा करना नागरिक का काम नहीं होता है, सरकार का काम होता है नागरिक का भरोसा जीतना। आप हर बार अगर आप सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली हर मैच में 0 बनाएगा तो अगले स्वाभाविक है कि लोग कहेगा कि अगले बार भी 0 बनाएगा, वो तो सेंचुरी मारे तो अगले बार लोगों को भरोसा हो जाए। तो खैर उस बात में नहीं जाते हैं। मुख्य बात यह है कि एलपीजी और एलएनजी भारत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है? भारत में 33 करोड़ ग्राहक हैं एलपीजी सिलेंडर के। रोज 55 लाख सिलेंडर भारत के ग्राहक लेते हैं। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केट तब होता है जब आपके पास माल कम होता है, डिमांड ज्यादा होता है। एलपीजी नहीं है, हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने के बाद आपके एलपीजी नहीं है, जैसे सिलेंडर ही नहीं है, ब्लैक मार्केट कैसे करेंगे? सिलेंडर, खाली सिलेंडर सबके पास है, गैस कहीं पर है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ब्लैक मार्केट का डर बिल्कुल खत्म है, क्योंकि एलपीजी आपके पास आता, और एलपीजी अगर डिमांड, सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होता तब ब्लैक मार्केटिंग होती है। जो चीज है ही नहीं उसका ब्लैक मार्केटिंग कैसे होगा? आप महंगा दीजिए या सस्ता दीजिए, वो चीज उपलब्ध ही नहीं है। तो सबसे पहले ये ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वगैरह कुछ होने वाली नहीं है, क्योंकि वो चीज है ही नहीं आपके पास। सबसे पहले आप मंगवाने की बात कीजिए, कनाडा से मंगवा रहे हैं क्या आप? ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहे हैं क्या आप? अमेरिका से मंगवा रहे हैं क्या आप? नॉर्वे से मंगवा रहे हैं क्या? इस पर बात कीजिए, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी से तो नहीं आ रहा है, या फिर हॉर्मुज की खाड़ी से आ रहा है
तो क्या आप ईरान की बात सुन के ईरान के ऊपर जिसने हमला किया उसकी निंदा कर रहे हैं? क्या कल सुबह से वो भेजने के लिए तैयार है? ये सब नहीं करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप गैस कहां से ले रहे हैं, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, एलपीजी का देश में 33 करोड़ ग्राहक हैं, रोज 55 लाख सिलेंडर, मतलब 55 लाख परिवारों का परिवार में खाना बनता है एलपीजी सिलेंडर के कारण। एक दिन के लिए पूरे भारत में अगर एलपीजी सिलेंडर देना बंद कर दीजिए, 55 लाख घरों में रात में चूल्हा नहीं जलेगा। कितनी बड़ी ये डोमेस्टिक समस्या है। दूसरा एलएनजी गुजरात के जो शहर हैं, 40% गुजरात के शहर अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा जैसे शहरों में एलएनजी का पाइपलाइन का गैस जाता है, और 25% एलएनजी सिर्फ पाइपलाइन से गैस में उपयोग नहीं होती है, बिजली के लिए भी उपयोग होती है। तो गुजरात के 40% शहरों को जो बिजली दी जाती है वो एलएनजी के जरिए दी जाती है। तो आने वाले समय में 40% कम से कम बिजली का समस्या गुजरात के अलग अलग शहरों में, बिजली की भी समस्या आने वाली है, और घर में जो आपके पाइपलाइन में गैस आती है उसकी भी समस्या आने वाली है। दिल्ली में 1 करोड़ घर ऐसे हैं जिनके यहाँ पाइपलाइन, इंद्रप्रस्थ पाइपलाइन की गैस आती है, वो गैस आने की समस्या होने वाली है। बिजली, दिल्ली का 15% बिजली या गैस से बनता है, एलएनजी से बनता है, इसका मतलब वहां समस्या आने वाली है। मुंबई में जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स नए नए बने हैं, अपार्टमेंट वगैरह, उनके अंदर सिलेंडर नहीं काम करता है, उनके यहाँ एलएनजी का कनेक्शन है, पाइपलाइन का कनेक्शन, वहां पे समस्या आने वाली है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में गुजरात के शहरों पर गुजरात के शहरों की एलएनजी की, जहां पर एलपीजी नहीं है, लेकिन गुजरात के शहरों की एलएनजी पर उनकी डिपेंडेंसी बहुत हाई है। दिल्ली की डिपेंडेंसी एलएनजी पर मीडियम है, मतलब बहुत ऊंची नहीं है लेकिन काफी कुछ है, और मुंबई और पुणे की डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वहां भी शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये एलपीजी और एलएनजी का मेरा भारत सरकार से अनुरोध इतना ही है कि आप बता दीजिए कि कितने दिनों में आपने नया कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया है, क्योंकि न तो कुवैत से आ रहा है, न तो सऊदी से आ रहा है, और न तो कतर से आ रहा है। ये तीनों जगह क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, आपका गैस नहीं आ रहा है। तो इन तीनों के बदले आपने रोज 2 टैंकर, 1 टैंकर एलपीजी और 1 टैंकर एलएनजी कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या नॉर्वे से या अमेरिका से आपने लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बता दीजिए। मेरे ख्याल से अगले 15 दिन में ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि आप अगर आज बुकिंग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ये सब चीजें बैठ के वहां से टैंकर आके यहाँ लोड अनलोड सब हो जाएगा। ये नहीं करेंगे तो ये चीज लंबी चलती रहेगी। ठीक है, मैं अंत में बस बिजॉन जी से पूछूंगी आखिरी कमेंट के लिए कि आपको क्या लग रहा है कि क्राइसिस कितनी लंबी चलेगी, या आपको लगता है कि अगर कोई एक ठीक मेथड से अगर सरकार करे तो शायद ये क्राइसिस को टाइड ओवर कर सकती है सरकार? हाँ बिल्कुल, हम तो ये विश्वास रखते हैं कि सही ढंग से यदि इसका संतुलन किया जाए, ये एक सही ढंग से इसको एक स्ट्रेटेजिक रूप से हम लोग चला सकेंगे। तो हम लोग, क्योंकि कई वेसल्स ऑन सी भी सेल होता है, जब वो, ये जरूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना पड़ता है, किस प्राइस में आपको मिलेगा, क्यों, कौन बेचेंगे, तो ये सारे नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। अभी जैसे आपने सुने कि पर बैरल कितने बढ़ गए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर गिर गए, तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी केपेबल है इसको मैनेज करने के लिए, वो मैनेज करेंगे, और वो बता भी रहे हैं कि केवल एक ही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है इसमें, जो हम लोग नहीं ला रहे हैं उनको इस बातचीत में, उनको लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए पारदर्शिता के साथ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको कितना मिला है। जब कोई भी स्टेट्स वो खरीदते हैं, उनको सबको मालूम है कि किस स्टेट में कितने सप्लाई हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या स्टॉक्स रख रहे हैं, उनके जो डे टू डे कंजम्पशन होता है, सब रिटेलर्स, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उत्तरदायित्व है। इंडियन ऑयल कंपनी भले वो सप्लाई कर रहा है, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट के सप्लाई डिपार्टमेंट चेक रखते हैं कि कितने स्टॉक्स रखे हैं, किसको वितरण कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं। उनके जो सप्लाईज डिपार्टमेंट है वो सारे देखते हैं ये सारे काम। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम है, कंज्यूमर अवेयरनेस का काम है, कंज्यूमर मंत्रालय अलग से है हर स्टेट गवर्नमेंट में। तो हम लोग को फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है, जो कंज्यूमर अफेयर्स भी देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उनको भी लाना चाहिए इस बातचीत में, उनको भी पारदर्शिता दे देना चाहिए, उनको भी प्रेस स्टेटमेंट देनी चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि कोई अलग से बात नहीं करना है, जो बात कर रहे हैं आपको खुलकर बात करना है, आपको सबको बताना है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हम तो यही बोलते हैं कि कमर्शियल एंड डोमेस्टिक बोथ आर सेम, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होगा फिर वहां पर शॉर्टेज क्रिएट होगा।
और शॉर्टेज क्रिएट होगा तो नेचुरली बैलेंस नहीं हो सकता मार्केट हैज टू बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। हर एक कंज्यूमर सेम है, वेदर वो कमर्शियली खरीद रहा है या डोमेस्टिक खरीद रहे हैं, वो सेम है। वो लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं, उनके लिए आप एक हायर प्राइस रखे हो कमर्शियल वाले को, क्योंकि उनका भी एक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, वो कई कंज्यूमर्स उन पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस तंत्र में काम कर रहे हैं, जिनका जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी के साथ काम करें, वो बताएं हम लोग को क्या करना है, क्या कर रहे हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जिनका काम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान दें। जो उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान स्टेट गवर्नमेंट का अनफॉर्चुनेटली। हाँ, आपकी अच्छी बात है कि आप इस चीज को कह रहे हैं कि भाई हर चीज को पारदर्शिता से रखा जाए, लेकिन बात सवाल वही आ जाता है कि सरकार इसको पारदर्शिता से रखेगी या नहीं रखेगी, क्या लोगों को असलियत इसके बारे में पता चलेगी या नहीं पता चलेगी। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिजॉन मिश्रा जी, सिद्धार्थ, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।